गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आइए अपन लोगों को आज जो है क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो हमें पढ़ने हैं। तो कल की क्लास के अंदर मैं आपको ये बता चुका था कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, कुल कितने हमारे मौलिक अधिकार प्रेजेंट टाइम में हैं। एंड अपन ने ये भी देख लिया था कि पहले कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो मैंने आपको ये बातें बता दी थी कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे और अब कितने हैं। ठीक है, और बाकी कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल में इनका वर्णन है, ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर जो 18 है 18 तक, उसमें क्या बताया गया है। फिर अपन ने ये देख लिया था, नेक्स्ट जो हमारा ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था कि जो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट था, ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार था, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब जो मैं पढ़ना है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये आपसे पूछ रहा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी इन विच आर्टिकल इज द फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर इन डिस्क्राइब। कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में आता है, या धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, ये हम कैसे याद करें, तो आपको ये आर्टिकल स्पेशल याद कर लेने हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये आपसे पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर जो 26 है ना, इसमें क्या बताया गया है, इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 25 में क्या आता है, तो इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो वर्णन है ना, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर आता है। इसमें बताया गया है क्या कि हम जो इंडिया में रह रहे हैं या भारत के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, तो लगभग आपको पता ही है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को मान सकता है या जिस धर्म को मान रहा है उसको मान सकता है। ठीक है ना, वो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 25 है। 26 में ये बता दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस भी धर्म को मान रहा है, उस धर्म को मानने के लिए उसके मामलों में उसका कोई प्रबंध करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का है, किसी धर्म को मान रहा है, तो उसके लिए कोई सरकारी संस्था खोलना चाहता है, ठीक है ना, तो वो खोल सकता है। उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है तो कर सकता है। ये कौन सा है, ये उसका राइट है। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 26 के अंदर आता है। 27 में क्या दिया गया है, 27 में बताया गया है कि राज्य जो है ना, ये धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लेगा। धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। धर्म के नाम पर जो टैक्स है ना, ये नहीं लिया जाएगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 27, यानी ये हमारा क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल नंबर 28 में क्या बताया गया है कि राज्य में जो भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान प्राप्त करते हों, जो भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उन शिक्षण संस्थानों के अंदर किसी प्रकार की जो धार्मिक शिक्षा है ना, ये नहीं दी जा सकती। यानी धार्मिक शिक्षा जो है ये नहीं दी जा सकती। ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर ये बात बताई गई है। तो क्लियर हुआ। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 26 जो है वो इसका ऑप्शन सही रहेगा। 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो वर्णन है ना, ये कौन से आर्टिकल में है, 25 में है। 27 में क्या है कि राज्य के द्वारा धर्म के नाम पर जो है ना, ये टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। और सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जो भी शिक्षण संस्थान इंडिया में या राज्य में जो चलाए जा रहे हैं,
जो सरकार के अंडर हो, जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हो, उनमें स्पेशल जो है ना, आप किसी भी धर्म के मामले में या कोई भी धार्मिक जो शिक्षा है ना, वो आप वहां पर नहीं दे सकते, ये उसके अंदर बताया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 28 है। और ये क्या था? ये हमारा एक प्रकार से चौथा फंडामेंटल राइट है। कौन सा? जो स्वतंत्रता का वर्णन तो अपन देख लिया था किसमें था, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बात बताई गई है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड दैट द सोल एंड हार्ट? ये अगर आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ रखा हो तो उनके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? मैंने आपको बता दिया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है या जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने कौन से आर्टिकल को, तो आर्टिकल नंबर 32, जो आर्टिकल नंबर 32 है ना, इसे क्या कहा था? आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी हमारे फंडामेंटल राइट की बात आती है, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों की बात आती है ना, तो जब भी हमारे मौलिक अधिकारों से हमें वंचित रखा जाता है, तो हम इसके तहत क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है ना, ये आर्टिकल हम सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है ना, क्या होती है, रिट जारी होती है। कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है। क्लियर हुआ? और ऐसे ही आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट भी जो होता है ना, ये भी फंडामेंटल राइट के साथ साथ में जो लीगल राइट है उनके ऊपर रिट जारी करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 226 226 के तहत करता है। और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर है 32। आर्टिकल नंबर 32 जो है ना, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही रहने वाला है। और मैं आपको बता देता हूं ये क्या है, ये एक प्रकार से हमारा छठा फंडामेंटल राइट है। इसको लिखा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे क्या लिखा जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है ना, ये क्या है? ये हमारा छठा फंडामेंटल राइट है, छठा मौलिक अधिकार आता है। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल नंबर 32 इसमें एक ही आता है। और मैंने आपको बता रखा होगा कि हमारे संविधान के अंदर कुल कितने आर्टिकल है? 395 है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या कितनी है? 470 है। तो इनमें से एक ऐसा आर्टिकल कौन सा है जो डायरेक्ट भारत के प्रत्येक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा करता है या सुप्रीम कोर्ट में भेजता है? तो आर्टिकल नंबर 32 ही आता है। क्लियर हुआ? अब इसके जरिए ना सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है? ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है ना? 5 प्रकार की जो रिट है ये कौन कौन सी है, ये अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वहां पर अपन क्लियर करेंगे कि ये 500 प्रकार की रिट कौन सी होती है। जिसमें अपने पढ़ रखा होगा ना कि हैबियस कॉर्पस होती है, मेंडामस होती है, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा होती है, ये सब बातें अपन वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर तो आपका रहेगा सी, आर्टिकल नंबर 32। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 23 और 24 है ना, ये आपका क्या है? ये आपका चौथा फंडामेंटल राइट है, जिसमें बताया गया है शोषण के बारे में, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 23 और 24, ये 2 आर्टिकल आते हैं जो क्या है, जो हमारा चौथा फंडामेंटल राइट है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब सुनो, आर्टिकल नंबर 23 में क्या है और 24 में क्या है? तो 23 में यह बताया गया है 3 प्रकार के शोषण की बात यहां पर की गई है। एक तो कौन सा आता है?
एक तो बताया गया है बलात्सरम, एक तो इसमें आता है बलात्सरम, ठीक है ना। बलात्सरम का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, ये क्या है? ये होता है बलात्सरम। इसका मतलब ये होता है, यानी किसी व्यक्ति की इच्छा है ही नहीं जो काम करने की, आप उससे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हो, तो वो क्या है? वो बलात्सरम है। यानी ये क्या है? ये एक प्रकार का शोषण है, ठीक है ना, यानी एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। सेकंड इसमें क्या आता है? इसमें एक आता है बेगारी, और बेगारी का मतलब क्या होता है कि काम के बदले पैसे ना देना, काम के बदले पैसे ना देना, के बदले पैसे ना देना, ये क्या है? ये होती है बेगारी, ठीक है ना। काम के बदले पैसे ना देना, ये क्या है? ये बेगारी होती है। और एक इस आर्टिकल में आता है मानव जो व्यापार होता है, मानव व्यापार, और मानव व्यापार में जो महिलाएं और जो बच्चे होते हैं, महिलाएं और जो बच्चे होते हैं ना, इनके खरीद फरोख्त की जब बात आती है, अपन कई बार देखते हैं ना कि कहीं से किसी बच्चे को चुरा ले जाता है, उसको कहीं और स्थान पर जाकर के बेच दिया, या किसी अदर कंट्री अदर स्टेट से कोई महिला उठा ली गई है, वहां पर जाकर के उसको बेच दिया गया है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये महिलाओं और बच्चों का क्या हो रहा है? एक प्रकार से शोषण हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपने पता यहाँ पे कर लेनी है। 3 प्रकार के जो शोषण है ना, उनका वर्णन इसमें किया गया है। कौन कौन से आते हैं? एक तो है बलात्सरम, एक है बेगारी, और एक क्या है? मानव व्यापार। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 23 के अंदर आता है। 24 में क्या है? आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है, अगर किसी बच्चे की उम्र जो है ना 14 वर्ष से कम है ना, तो उसे किसी भी हानिकारक उद्योग धंधों में नहीं लगाया जा सकता। हानिकारक का मतलब होता है कि जहां पर उसकी जान जोखिम में पड़े, जैसे कोई माइंस हो सकती है, यानी कोई खदान हो सकती है, या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, कोई कारखाना हो सकता है। ऐसी जगह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो उस बच्चे का शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 23 और 24 इसमें दिया गया है। क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 35 में क्या है? तो ये स्पेशल पावर देता है किसको? ये पावर हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को पावर देता है। किसको देता है? ये हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि संसद अगर चाहे तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है ना, इनमें पॉजिटिव तो अमेंडमेंट कर सकती है, नेगेटिव अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों में कोई चेंजेस करना है, कोई बदलाव करना है, तो वो अमेंडमेंट के जरिए होगा, और वो अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको है? वो संसद को है, वो हमारी पार्लियामेंट को दिया गया है। क्लियर हुआ? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। ये पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, तो आपने बताना है आर्टिकल नंबर है 32, और यहां पर भी कौन सा है? आर्टिकल नंबर 32। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है संविधान की किस अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको करवाए जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है शेड्यूल का, यानी अनुसूचियों का। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जिस समय ये दिन था हमारा, जब 26 जनवरी 1950 जब भारत के संविधान को लागू किया गया था ना, उस समय टोटल कितने तो आर्टिकल्स थे, ये बात अपन ने डिस्कस की थी। तो आपसे अगर पूछ ले, आपने बताना है 395 395 आर्टिकल थे। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा उस समय कुल कितने शेड्यूल थे, यहाँ पर शेड्यूल यानी कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें थी 8 अनुसूचियां। और उस समय संविधान में टोटल कितने पार्ट थे, कितने भाग थे, तो उसमें टोटल 22 यानी 22 भाग थे। क्लियर हुआ? आज पता है इसकी संख्या कहां पर है? ये 395 है ना, तो ये तो 470 यहां पर है। ये टोटल कितनी है? 12 यानी 12 है,
और ये कितने हैं 25 यानी 25 भाग आते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल्स है उनकी मेन संख्या कितनी है 395 395 ही है। वो अलग बात है कि इनके सब क्लोज बना करके ये संख्या कहां पर पहुंच गई 470 470 के ऊपर है। ठीक है, तो अब जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है ना वो है शेड्यूल का, यानी वो चैप्टर है अनुसूचियों का। अब हमें देखना है कि हमारे मूल संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी ना, ये 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी और इनमें क्या क्या बातें लिखी गई है, तो एक एक करके आपको पता कर लेना है। ये आपसे पूछ रहा है इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओथ, यानी शपथ की बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, आपका कई बार पूछते हैं ना कई बार कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है, गवर्नर ऑफ स्टेट को शपथ कौन दिलवाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाली बात आपसे पूछ रहा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया था। तो देखिए यहां पर जो हमारा ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कब भी, जो तीसरी अनुसूची है ना, जो थर्ड शेड्यूल है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, शपथ का वर्णन किया गया था। सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया है, तो यहां पर सैलरी यानी वेतन का जिक्र किया गया है। ठीक है ना, वेतन भत्ते जितने मिलते हैं ना उनका जिक्र कौन से शेड्यूल में किया गया है, तो उनका शेड्यूल सेकंड शेड्यूल आता है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं, जब भी क्वेश्चन आए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है, तो भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है भारत का जैसे उपराष्ट्रपति है ये प्रेजेंट टाइम में कितने रुपए सैलरी लेता है, तो मैं यहाँ पर 2 बातें लिख रहा हूं। एक तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 0 यानी 0, और एक आप कहेंगे कि यह 4 लाख रुपए भी लेता है। तो याद रहे ये 4 लाख रुपए जब लेता है ना, किस रूप में, ये चेयरमैन के रूप में लेता है, ये सभापति के रूप में लेता है। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये क्या होता है, ये चेयरमैन होता है, ये राज्यसभा का सभापति होता है, और इस रूप में कितने रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे ही जो गवर्नर ऑफ स्टेट है ना, जो राज्यों के राज्यपाल है, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो इनकी सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर बन जाते हैं कि किसको सैलरी कितनी मिलती है। ये पूछ लेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी आती है, या जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जजेस उनकी सैलरी कितनी होती है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, या जो भारत का सीएजी है केग इसकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी का जिक्र कौन से शेड्यूल में है, सेकंड शेड्यूल में किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड शेड्यूल में क्या आ गया, शपथ। वैसे ही शपथ का जो वर्णन है ये कौन से में है, तो तीसरी अनुसूची के अंदर आता है। अब देखो क्या पूछेगा, वही बात आएगी जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है। मैंने आपसे पूछ लिया कि जो भारत का राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो CJI यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलवाता है। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि CJI को शपथ कौन दिलवाता है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही शपथ दिलवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आपसे पूछ लिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाएगा, तो वहां पर शपथ दिलवाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलवाता है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो शपथ दिलवाता है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर पता कर लेनी है। संविधान की जो चौथी अनुसूची है ना, इसमें जो राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें हैं ना, इन सीटों का वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उनके बंटवारे के बारे में, जैसे प्रेजेंट टाइम में कितनी है 245 245 सीटें हैं किसकी, राज्यसभा की। और राज्यसभा के अंदर एक प्रोसेस है क्या, इन 245 में से 12 जो सदस्य होते हैं ना, ये मनोनीत होते हैं, ये नॉमिनेट होते हैं। और मनोनीत करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। और फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, तो जो SC और ST है इनका जो रिजर्वेशन है
इनका जो आरक्षण है ना, इनका वर्णन कौन से शेड्यूल में किया गया है? इनका वर्णन 5th शेड्यूल में किया गया है। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की 543 सीटें हैं। तो इनमें से ना जो एससी है इनकी सीटें रिजर्व है, कितनी? 84 है। एसटी जो है ना इनकी सीटें भी रिजर्व है, कितनी? 47। तो इनका जो रिजर्वेशन है ना उसका वर्णन कौन से शेड्यूल में है? 5th शेड्यूल में किया गया है। क्लियर हुआ? तो आपको ये बातें याद कर लेनी है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी में आती है सैलरी, वेतन। तीसरी में क्या है? शपथ का वर्णन है। चौथे शेड्यूल में क्या है? राज्यसभा की सीटों के बारे में। और 5th शेड्यूल में क्या आता है? और एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है ना वो कौन से में है? 5th शेड्यूल के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है भूमि सुधार को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? यानी ये बात हो रही है लैंड रिफॉर्म की। इन विच शेड्यूल वाज लैंड रिफॉर्म एडेड? संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर जो लैंड रिफॉर्म है यानी भूमि सुधार है इसको ऐड किया गया था? तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जो संविधान की 7वीं अनुसूची है इसमें क्या है। तो यहाँ पर टोटल 3 प्रकार की जो लिस्ट है ना उनका वर्णन किया गया है। अब ये 3 टाइप की लिस्ट कौन कौन सी आती है आप एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए पहली जो लिस्ट है ना वो है यूनियन लिस्ट। पहली कौन सी है? यूनियन लिस्ट। सेकंड कौन सी है? तो सेकंड है इसमें स्टेट लिस्ट। सेकंड है स्टेट लिस्ट। और थर्ड कौन सी है? तो वो है कंकरंट लिस्ट। कंकरंट लिस्ट, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की जो लिस्ट है ना ये कौन से शेड्यूल में है? तो इनको वर्णन किया गया है 7th शेड्यूल के अंदर, 7वीं अनुसूची के अंदर। अब जो यूनियन लिस्ट है इसे क्या बोलते हैं? इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट है? तो इसमें 100 सब्जेक्ट है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो 61 सब्जेक्ट है। और कंकरंट लिस्ट में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट आते हैं। अब आपसे पूछ सकता है इनका मतलब क्या है? यानी यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये कानून बनाती है किस पर? इन 100 सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो राज्यों की सरकार होती है या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो होती है ना, ये कानून बनाती है। और यहाँ पर है ना दोनों सरकार मिल करके, केंद्र सरकार भी आ जाएगी, केंद्र सरकार, और साथ में जो राज्यों की सरकार भी होती है ना, ये मिलकर के कानून बनाती है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट का वर्णन किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। तो कौन कौन सी लिस्ट है? एक तो इसमें है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, एक है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और एक है कंकरंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। और ये भी याद रखना कि ये जो समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची, शायद मैंने बताया होगा ये प्रावधान कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बात भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। क्लियर हुआ? ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। अब हम डिस्कस करते हैं जो 8वीं अनुसूची है ना उसमें क्या है। तो उसमें टोटल लैंग्वेज का वर्णन किया गया है यानी भाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा मेन संविधान था उसमें टोटल 14 लैंग्वेज का वर्णन किया गया था, 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था। और बाद में इसमें 8 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे संविधान में टोटल कितनी लैंग्वेज का वर्णन है? तो यहाँ पर 22 यानी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसमें से आपको देखना है कि जो 8 भाषाएं हैं ना जिनको बाद में ऐड किया गया था ये कौन कौन सी है, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये 8 लैंग्वेज का मतलब कब इनको जोड़ा गया था? तो एक तो आपने याद रखना है 21वां अमेंडमेंट हुआ था 1967 के अंदर, और इस अमेंडमेंट के जरिए सिंधी लैंग्वेज को जोड़ दिया गया था। इस अमेंडमेंट के जरिए जो सिंधी भाषा है ना इसे हमारे संविधान में ऐड किया गया था। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे संविधान में 15वीं जो भाषा है ना ये कौन सी ऐड की गई थी? तो आपने बताना है सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था।
ऐसे ही आपने एक और अमेंडमेंट याद रखना है, कौन सा, वो हुआ था 71। कब होता है, 1992 के अंदर होता है। तो यहां पर 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कौन कौन सी थी, एक तो होती है नेपाली, एक है मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, और एक है कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज जो है ना, इनको हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया था। तो कौन से अमेंडमेंट के जरिए, तो 71 नंबर अमेंडमेंट हुआ था, 1992 के अंदर हुआ था, और 3 लैंग्वेज को यहां पर ऐड किया गया था। और लास्ट में आपको याद रखना है, एक और अमेंडमेंट होता है, कौन सा, तो वो अमेंडमेंट हुआ था 92। कब होता है, तो 2003 के अंदर होता है यहां पर। और यहां पर 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, 4 लैंग्वेज। कौन कौन सी आती है, संथाली, एक है संथाली, एक है मैथिली, संथाली, मैथिली, और एक लैंग्वेज आपने याद रखनी है बोडो, और एक लैंग्वेज है डोगरी। ये 4 लैंग्वेज जो है ना, कब ऐड की गई थी, तो ये 2003 के अंदर ऐड की गई थी। यानी प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज आती है। और 22 लैंग्वेज में से 14 लैंग्वेज तो हमारे मूल संविधान के अंदर थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई। तो ये 8 कौन कौन सी है, ये आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। और लैंग्वेज का जो वर्णन है, ये कौन से शेड्यूल में है, तो 8th शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची के अंदर आता है। क्लियर हुआ। तो ये थी हमारे संविधान की 8 अनुसूचियां जो हमारे मूल संविधान के अंदर थी। अब ये आपसे पूछ रहा है लैंड रिफॉर्म यानी जो भूमि सुधार है ना, इसको कब ऐड किया गया था, तो ये 9th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया था। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका आता है सी, 9वीं अनुसूची के अंदर। क्या हुआ था, पहला ही संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान में। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कब, 1951 के अंदर हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, इस भूमि सुधार को यहाँ पर जोड़ दिया गया था। लैंड रिफॉर्म को 9वें शेड्यूल में जोड़ दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले जो 10th शेड्यूल है, 10वीं जो अनुसूची है, उसमें क्या ऐड किया गया था, तो इसमें एक कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो कानून है ना, इसे लाया गया था। इसको जोड़ने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, तो यहां पर अमेंडमेंट होता है 52। कब हुआ, 1985 के अंदर। तो अगर आपसे ये पूछे कि 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, तो लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार। और आपसे पूछे कि 10वीं अनुसूची में क्या ऐड किया गया था, तो वो आपका आता है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। तो ये 10वीं अनुसूची आती है, ठीक है। तो ये क्या थी, ये हमारे संविधान की जो शेड्यूल है, जो अनुसूचियां हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया था। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 9वां जो शेड्यूल है ना, यहाँ पर इसको जोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक है ना। ये 9th यहाँ पे आएगा, ये 9वीं अनुसूची के अंदर ऐड किया गया था, हो जाएगा। तो तीनों प्रकार की लिस्ट याद रखनी है। यहाँ पर जो कानून है ये कौन कौन बनाता है, और इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको लास्ट में करवा देता हूँ, जो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची है ना, इसको कब जोड़ा गया था, तो इसमें ऐड किया गया था पंचायती राज को। इसमें जो पंचायती राज है ना, इसे ऐड किया गया था। और कब ऐड किया गया था, तो 73वां अमेंडमेंट हुआ था। कब, तो ये होता है 1992 के अंदर। इसी प्रकार से जो हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची है ना, इसमें जो शहरी क्षेत्र है या जो शहरी निकाय है ना, उनको ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 74th अमेंडमेंट होता है। ये भी कब हुआ, 1992 के अंदर हुआ था। क्लियर हुआ। तो कई बार ये पूछ लेता है कि आर्टिकल्स कौन सा था, यहाँ पर कौन से आर्टिकल्स में इनको ऐड किया गया था, तो आर्टिकल नंबर 243 में ऐड की गई थी। और लास्ट में आपको ये बात भी याद रखनी है कि यहाँ पर टोटल कितने सब्जेक्ट रखे गए थे, 29 विषय जो है ना, वो 11वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। और यहाँ पर कितने विषय आते हैं, यहाँ पर टोटल 18 विषय ऐड किए गए थे। कितने हैं, 18 विषय।
तो 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है, पंचायती राज है, और 12वीं के अंदर क्या है, शहरी निकाय आता है। यानी गांव के अंदर होने वाले जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। और जो 12वीं अनुसूची है, इसमें जो शहरों के अंदर जैसे नगर पालिका के इलेक्शन है, नगर निगम है, जो मेयर वगैरह बनते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया था। आर्टिकल दोनों का एक ही रहता है, आर्टिकल नंबर 243 243 में ऐड किया गया था। सब्जेक्ट कई बार पूछ लेता है, तो यहाँ पर 29 है और यहाँ पर कितने हैं, 18, यानी 18 विषय यहाँ पर आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या थी, ये थी हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जितना मैंने करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं ऐसी ही एक और क्लास के साथ। तो आप इस क्लास को अधिकतम क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।